नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु शेखर और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज़। हर खबर पैनी नज़र। दोस्तों, एक से बढ़कर एक शख्सियतों से आपको हमेशा ही रूबरू कराया है, लेकिन आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ एडीजी पीआईबी कोलकाता के शंभुनाथ चौधरी जी हैं, जो आरएनआई विंग के एडिशनल चार्ज भी इनके जिम्मे है। उनसे बात कर जानते हैं कि क्या कुछ इनकी कार्य योजना है और ये पीआईबी का क्या दायित्व है जिसका निर्वहन ये लोग कर रहे हैं। सबसे पहले तो चौधरी साहब, आपका इस हमारे युवा शक्ति के खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने सोमवार को ही अपना पदभार संभाला है, तो पीआईबी के साथ साथ अब चूँकि जिसे पहले डीएवीपी कहा जाता था, अब सीबीसी है, तो जो ये विभाग और आरएनआई विभाग, इनका भी अतिरिक्त प्रभार मुझे सौंपा गया है। और ये सरकार की अब मंशा है कि एक इंटीग्रेटेड वे में सारी डिपार्टमेंट्स को काम करना चाहिए मिलजुल कर। तो अभी तो फ़िलहाल आप जान ही रहे हैं, चुनाव आचार संहिता लगा है, तो सरकारी प्रचार प्रसार पर रोक है। लेकिन इससे पहले और अभी हम लगातार कुछ ज़िलों में वोटर अवेयरनेस कैंपेन और फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए सीबीसी के जरिए कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी सिलीगुड़ी में ही बहुत ही शानदार कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब अगली कार्य योजना जो है सॉल्ट लेक में जो हमारा सीबीसी का दफ्तर है, उसमें हम कॉलेज के स्टूडेंट्स को बुलाने जा रहे हैं और उसके बाद बर्धमान ज़िले में हम इस कैंपेन को लागू करेंगे। और चुनाव संपन्न होने के बाद सरकार की जो भी विकास के काम हैं या सरकार की उपलब्धियां हैं, इनको जन जन तक पहुंचाना पीआईबी सीबीसी सबका लक्ष्य होता है। आप जान ही रहे हैं, प्रधानमंत्री विकसित भारत यात्रा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले जो चल रहे थे पूरे देश में, तो उसमें मैं जब दिल्ली का प्रभारी था तो उस वक्त मुझे बोकारो और रामगढ़ ज़िले का दायित्व सौंपा गया था पर्यवेक्षक के रूप में। तो जो कार्य हमने बोकारो ज़िले में देखा, वो कार्य अतुलनीय, अभूतपूर्व था, क्योंकि हिंदुस्तान के हर राज्यों में जाने का मुझे मौका मिला है, क्योंकि इससे पहले मैं आकाशवाणी में था। तो जो कार्य विकास के हमने बोकारो ज़िले में देखे, और मैंने आखिर अपनी रिपोर्ट भी दी केंद्र सरकार को और ये कहा कि बोकारो को एक मॉडल ज़िले के रूप में, विकास के मॉडल ज़िले के रूप में पूरे देश के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि अगर विकास के कार्य हो तो इसी ढर्रे पे हो। तो ये चीज़ छोटे से मैं अपनी विकसित भारत यात्रा के संदर्भ में कहना चाहूँगा। और इस विकसित भारत यात्रा का जो लक्ष्य ये था कि 100% सैचुरेशन, यानी जितनी भी सरकार की स्कीम्स चल रही है, योजनाएं चल रही है, वो 100% जो लाभार्थी हैं उन तक पहुँचे। तो जिन जिन ज़िलों में छूट गया था, उन ज़िलों में उस ज़िले के डीसी एसडीएम अधिकारीगण मिलकर उन लाभार्थियों को फिर से चयनित करके और उनको इंगित करके, उनको पहचान देकर उन तक उन लाभों को पहुँचाया गया। सर, आपने तो अभी भी जैसा आपने बताया कि आपने ज्वाइन किया है और आप 98 बैच के अधिकारी हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके पास काफ़ी अनुभव है और अनुभव से हिंदी का जो दायित्व है, खासकर पश्चिम बंगाल में हिंदी अखबारों की भूमिका को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल हो चाहे देश के, हिंदी राजभाषा है और हिंदी का प्रचार प्रसार सबको करना चाहिए। और यहाँ की राज्य सरकार भी जो है कई दफ़े इस बात को कह चुकी है। और जिस तरह से जो नेप आया है 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी हिंदी भाषा को लेकर और रीजनल भाषा को लेकर एक खाका खींचा गया है। और हिंदी राजभाषा के अलावा जो आप देखेंगे कि चाहे कलकत्ता का ही अगर आप एग्जाम्पल ले लें, उदाहरण ले लें, तो कलकत्ता में तकरीबन आप पाएंगे कि 10 से 15% ऐसे लोग हैं जो कि बिहार, यूपी या अन्य हिंदी भाषी क्षेत्र से आकर यहाँ बसे हैं, रचे हैं, कामकाज कर रहे हैं। तो हिंदी अखबारों से उनका जुड़ाव रहता है। और हिंदी का प्रचार, किसी अन्य भाषा का विरोध, ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए। किसी ने सही कहा था कि हमें हिंदी से प्यार है और भाषाओं से नफ़रत नहीं। तो सब भाषा फले फूले, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनका भी विकास होना चाहिए, लेकिन हिंदी एक लिंक लैंग्वेज के रूप में
हम लोग अंग्रेजी को तो अपना नहीं सकते, अंग्रेजी के बारे में लोग कहते हैं, लेकिन एक लिंक लैंग्वेज के रूप में, राजभाषा के रूप में। और इस सरकार ने पिछले 10 वर्षों में काफ़ी काम किया है, हिंदी को प्रोत्साहित किया है और हिंदी को प्रचार प्रसार में काफ़ी अच्छे काम किए हैं। जी, अभी चूँकि आचार संहिता लागू है तो निश्चित रूप से देश की उन्नति हर दृष्टिकोण से ये हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो आप युवा शक्ति के माध्यम से अब अभी आपने ज्वाइन ही किया है, तो CVC और RNI और या जो भी विंग है उसके माध्यम से क्या करना चाहते हैं, इसको इन नटसेल में बताएं, और युवा शक्ति के माध्यम से आप क्या आह्वान करेंगे? हम देखिए, इसके बाद जब ये प्रक्रिया हो जाएगी, 4 जून को इसके नतीजे आ जाएंगे चुनाव के, उसके बाद जो नई सरकार का गठन होगा, तो नई सरकार के गठन का जो भी रोड मैप होगा, उस रोड मैप को चूँकि हम लोग अधिकारी गण हैं, उसको 100% आखिरी पंक्ति के आखिरी गांव के आखिरी पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक ले जाने का काम में जो प्रचार प्रसार, चूँकि हमारा प्रचार प्रसार का ही मुख्य लक्ष्य रहता है, तो प्रचार प्रसार के लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे। और जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जितनी भी योजनाएं हैं जो कि गरीबों के लिए है, वंचितों के लिए है, शोषितों के लिए है, दलितों के लिए है, उन योजनाओं को उनका लाभ 100% मिले, इनको हम सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे और प्रचार के माध्यम से हम देश के कोने कोने में जाएंगे। बिल्कुल, समाज के हर वंचितों तक पहुंचना और एक एक व्यक्ति तक पहुंचना इनका लक्ष्य है। और ये हैं शंभुनाथ चौधरी जी, जो ADG PIB कोलकाता में इनका अभी ज्वाइनिंग हुआ है 1-2 दिन पहले। दोस्तों, इनके सारी बातों का लबो लबाव अगर देखें तो वो यही है, विकास के माध्यम से खासकर, और विकास के लिए कि चढ़े हिमालय के शिखरों पर फिर भी आगे चढ़ना है, हमें हिमालय के शिखरों पर नया हिमालय गढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे दिन किसी और शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।